अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, ये कहानी है सादुर रहमान और डक्की भाई की, जो एक मशहूर यूट्यूबर हैं। उन्हें पूरे 100 दिन जेल में रखा गया, हवालात में रखा गया। मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका 52 मिनट का व्लॉग देखा और यकीन करें दिल बहुत दुखी है। डक्की भाई कोई वडेरे नहीं थे, न किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे। एक आम मिडिल क्लास घराने से थे, जैसे हम और आप हैं। मेहनत से यूट्यूब पर काम किया, मकबूल हुए और लोगों ने उन्हें पसंद किया। लेकिन इस मुल्क में अगर आप आम घर से हैं और आप कामयाब हो जाएं तो आपको निशाना बनाया जाता है। डक्की भाई का कसूर क्या था? बस इतना कि उन्होंने जाने अनजाने में एक जुए की ऐप को प्रमोट कर दिया। अब सवाल ये कि क्या ये वही ऐप थी जो PSL के ऑफिशियल स्पॉन्सर थी? ये वही ऐप थी जिसका लोगो हमारे कॉमिक खिलाड़ियों के सीनों पर लगा था? ये वही ऐप थी जिसके ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े लोग हैं? ये ऐप शायद आज कहीं ना कहीं चल रही होगी, लेकिन पकड़ा सिर्फ डक्की को गया। क्यों? क्योंकि डक्की के सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। डक्की भाई अपनी बीवी अरूक के साथ चीन से वापस आए थे और मलेशिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये कोई छुपकर भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक आम सफर था। लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी इतनी ड्रामाई गिरफ्तारी की गई कि जैसे कोई खतरनाक दहशतगर्द पकड़ा गया। FCCI के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने मीडिया में इस तरह बयान दिए जैसे उन्होंने कुलभूषण यादव का कोई साथी पकड़ दिया हो। वेस्ट कोट पहनकर फखर से इंटरव्यूज देते थे और डक्की को बेगैरत तक कह दिया था। मैंने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुआ। एक 17-18 ग्रेड का ऑफिसर किसी को लाइव इंटरव्यू में बेगैरत कह दे? कोई खौफ खुदा नहीं, सामने बैठे लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने इस दिन सोचा कि ये कैसे ऑफिसर हैं। जब डक्की को FCCI के दफ्तर लाया गया तो सरफराज चौधरी ने सबसे पहले क्या किया? डक्की अपने व्लॉग में बताते हैं कि जैसे ही डक्की को उसके सामने पेश किया गया, उसने माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दी। फिर डक्की के मुंह पर थप्पड़ मारा। डक्की ने मुंह नीचे किया तो कहा कि मुंह ऊपर करो। फिर दूसरा थप्पड़, फिर तीसरा थप्पड़ और फिर चौथा थप्पड़। उसके बाद डक्की को घुटनों के बल बिठाया गया। जी हाँ, जिसे फिल्मों में दिखाते हैं, हाथ ऊपर किए गए, घुटनों पर बिठाया गया। सरफराज चौधरी ने एक मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल की। दूसरी तरफ एक 7 साल का बच्चा का, शायद उसका अपना बेटा या कोई रिश्तेदार था। पहले बच्चे से पूछा कि तुम डक्की को जानते हो? बच्चे ने कहा कि जी हाँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। फिर सरफराज चौधरी ने डक्की को कैमरे में दिखाया, घुटनों के बल, हाथ ऊपर किए हुए, और पीछे से एक बंदा लगातार उसको मारना शुरू कर देता है। सरफराज चौधरी ने बच्चे से कहा कि डक्की को गाली दो। बच्चा गालियां देता रहा, पीछे से बंदा मारता रहा और डक्की की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब अंदाजा करें ये कैसी इंसानियत है, ये कैसा अफसर है। डक्की ने अपने व्लॉग में एक अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि पहले 23 मिनट में मैंने सब कुछ बता दिया। अपने मोबाइल के पासवर्ड, अपने ईमेल का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, आईपैड का, सब कुछ जो जो मुझसे पूछते रहे मैं उनको बताता गया। फिर सवाल ये कि जब पहले 23 मिनट में सब कुछ मिल गया था तो 23 दिन रिमांड क्यों? जवाब आसान है, पैसे, रिश्वत, लूटमार। डक्की के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज ने सबसे बड़ा गुनाह किया। उसने डक्की के अकाउंट से $323,000 यानी तकरीबन 9 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लिए। जब ये बात FCCI के बाकी टीम को पता चली तो उन्होंने फौरी तौर पर शुएब रियाज को रिकवरी बनाकर अदालत में पेश कर दिया। लेकिन इससे पहले और कितना कुछ हुआ था ये किसी को नहीं पता। अरूप को बचाने के लिए 60 लाख रुपए, जुडिशियल रिमांड के लिए 30 लाख रुपए, 4 नए मुकदमात ना बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया, जो डक्की ने नहीं दिए। सबसे ज्यादा तकलीफ बात यह है कि डक्की के पूरे खानदान को तबाह कर दिया गया। डक्की के तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, उनकी वालदा का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनके वालिद का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनके दादा तक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और उनके भाइयों का भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। डक्की रो रो कर पूछता था कि मेरे दादा का क्या कसूर था, वो क्यों इसमें शामिल है। डक्की के वालिद दिल के मरीज हैं। जब सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए तो उनके इलाज के लिए पैसे नहीं
नहीं थे। पूरा खानदान कर्ज ले लेकर गुजारा करता रहा। डक्की की वालदा रोती रही अपने बेटे को इस हाल में देखकर। उन पर क्या गुजरती होगी, कैसे वो सहती होंगी। डक्की के भाई ने अपना तालीम और अपने कारोबार को छोड़ दिया। दिन रात सिर्फ एक ही काम कि अपने भाई को कैसे छुड़ाया जा सके, उसे कैसे बचाया जा सके। डक्की की बीवी अरूब वाकई एक बहादुर खातून है। उन्होंने जो किया वो कम लोग कर सकते हैं। पहले दिन से आखिरी दिन तक वो अपने खामिन के साथ खड़ी रही। खुद गिरफ्तारी का खतरा था लेकिन पेशी में हाजिर होती रही। सरफराज चौधरी धमकियां देता रहा और वो उनकी धमकियां सुनती रही। ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त किया और आखिर में मुकदमा भी दर्ज करवाया। सरफराज चौधरी अरूब से कहता था कि मैं यहाँ अदालत हूँ, मैं यहाँ जज हूँ, मैं यहाँ वकील हूँ, मैं ही यहाँ सब कुछ हूँ। लेकिन अरूब नहीं डरी। डक्की के एक दोस्त थे जो केटरिंग का काम किया करते थे, जुनेद सलीम साहब। उन्होंने ये वाकया बयान किया कि जब वो दोस्त डक्की से मिलने आया तो पूछा कि तुम्हें कुछ खाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का ले आऊं। डक्की उसके पांव पड़ गया, हाथ बांध कर रोने लगा, मुझे खाना छोड़ो, बस किसी तरह उनको कहो कि मुझे कम मारे। जो कुछ कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ, मुझे मारते क्यों हैं? ये सुनकर आपका दिल दुखता नहीं है क्या? इस पूरे मामले में एक अच्छी बात ये हुई कि जब मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई को पता चला कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया। जब इन इदारों को पता चला कि इनके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं तो उन्होंने मुकम्मल तफ्तीश की, सारे मुल्जिमान को पकड़ा, उन्हें अदालत में पेश किया। अब सरफराज चौधरी और दूसरे अफसर गिरफ्तार हैं। डक्की खुद कहते हैं कि अगर ये इदारे ना होते तो मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलता। और मैं भी सैल्यूट करता हूँ अपने तमाम इदारों को जिन्होंने डक्की की मदद की इस मुश्किल वक्त में। डक्की भाई का ये 52 मिनट का व्लॉग सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये एक कहानी है, जुल्म की कहानी, नाइंसाफी की कहानी, अंधेर नगरी कहानी। ये कहानी बताती है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप गरीब हैं और कामयाब हो गए, अगर आप मशहूर हो गए और आप सक्सेस पा गए तो आपके पास आपको निशाना बनाया जाएगा। डक्की का कसूर सिर्फ ये था कि वो किसी वडेरे का बेटा नहीं था, उसका कोई बड़ा सरपरस्त नहीं था, कोई जज, कोई वजीर, कोई बड़ा ओहदेदार उसका दोस्त नहीं था। वो एक आम घर का बंदा था जो मेहनत से कामयाब हो गया था और उसकी सजा 100 दिन की कैद, तशद्दुद, जिल्लत, खानदान की तबाही और करोड़ों का नुकसान। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि डक्की और अरूब के साथ खड़े हों। अगर आज हम खामोश रहे, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल ये जुल्म हम पर भी आ सकता है, किसी और पर भी आ सकता है। अल्लाह सब पर रहम फरमाए, अल्लाह डक्की और उनके खानदान को सब्र दे, अल्लाह सब मजलूमों का हामी हो, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।